हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। सीटेट की अगर हम बात करें तो पर्यावरण अध्ययन का जो हमने जो स्टार्ट किया था इकोलॉजी और इकोसिस्टम से, तत्पश्चात जो है वो आप सबसे पहले जो सिलेबस का कुछ पार्ट आप देखेंगे तो वो है परिवार और मित्र आपको दिखेगा। सबसे पहला जो टॉपिक है वो परिवार और मित्र देखेगा। तो आज हम इसी टॉपिक को लेकर आगे बढ़ते हैं और परिवार की बात करते हैं कि फैमिली है क्या। आप थोड़ा सा मंथन कीजिए कि अपने मस्तिष्क में कि फैमिली से आप क्या समझते हैं। फैमिली बोलते के साथ अगर कोई आपसे पूछता है कि कहाँ जा रहे हो तो आप कहते हो मैं परिवार के पास जा रहा हूँ, तो आपके जहन में कौन कौन लोग सामने आते हैं, जरूर थोड़ा सा विचार करें अपने मन में। और आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं परिवार की बात अगर हम करें तो मानवीय संदर्भ में परिवार जो है वो रक्त, आत्मीयता और सहनिवास से संबंधित लोगों का एक समूह है, जो एक जगह जिसके बीच रक्त संबंध हो, जो साथ में रहते हो, आपस में मेल भाव जिसके अंतर्गत हो, आत्मीयता की भावना जो है वो उनके बीच हो। और वो जो है जो मानवीय संदर्भ में परिवार का अर्थ जो है वो कहीं ना कहीं इसी से लगाया जाता है। एक परिवार में सदस्यों के बीच क्या क्या होता है तो आप सभी जानते हो। प्यार होता है, सहयोग होता है, लगाव होता है और देखभाल की भावना मौजूद होती है। आपकी जब तबीयत खराब हो जाती है, आप जब अस्वस्थ महसूस करते हो तो सबसे पहले जो है वो आपको किसी की याद आती है या आप किसी के पास जाते हो तो वो है परिवार। कोई भी परिवार का सदस्य जो है वो आपको प्यार, स्नेह, देखभाल जो है वो आप उससे अपेक्षित करते हो, आप उससे प्यार अपेक्षित करते हो। बच्चों के समाजीकरण के लिए, और यही चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं बात जब हम विद्यालय की बात हम करें तो बच्चों के समाजीकरण के लिए जो है वो परिवार एक प्राथमिक संस्थान के रूप में उभर कर सामने आता है। आप सभी जानते हो कि परिवार ही एक ऐसा संस्थान है या हम ये कहें कि एक ऐसा विद्यालय है जहाँ पर जो है वो परिवार में ही बच्चा रहकर जो है वो अपना शुरुआत करता है और उस वहीं पर जो कुछ भी सीखता है, जो कुछ भी समझता है वो परिवार में ही रहकर समझता और सीखता है। यह व्यक्ति के सामाजिक जीवन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप सभी इस चीज से वाकिफ हो और यह वह स्थान है जहां मानव पहली बार सामूहिक रूप से रहना सीखता है। जब बच्चे जन्म लेते हैं, जब बच्चे पैदा होते हैं तो कहीं ना कहीं जो है वो अकेला आता है और धीरे धीरे वो अपने माता पिता के संपर्क में आता है, भाई बहन के संपर्क में आता है, दादा दादी के संपर्क में आता है, परिवार के अन्य सदस्यों के संपर्क में आता है और वह धीरे धीरे जो है वो सामूहिकता को सीखता जाता है। इस जो ग्रुप के जो ग्रुप वर्क जो होते हैं, सामूहिक कार्य की अगर हम बात करें तो उस कार्य को जो है वो घर में रहकर देखकर सीखता है। और वही जब बड़ा होकर जब वो विद्यालय जाता है या अन्य संस्थानों में जब और बड़े होकर जब वो कार्य करता है तब उसी परिवार के जो वैल्यू होते हैं वहाँ पर वो देखने को मिलते हैं, वहाँ पर जो है वो उसी दृष्टि से उन चीज़ों को वो देखता है। परिवार समाज की एक मूल इकाई है। इसको याद रखिएगा कि जो सोसाइटी है उसका कोई मूल इकाई जो है वो है परिवार। परिवार से ही सोसाइटी बनता है, छोटे छोटे परिवार से ही जो है वो एक बड़े सोसाइटी का निर्माण होता है। अब हम परिवार के प्रकार की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है एकल परिवार, यानी एक परिवार जिसमें विवाहित जोड़े अपने अविवाहित बच्चों के साथ रहते हैं, यानी पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे जो उनके साथ रहते हैं वो एकल परिवार कहते हैं और कभी कभी इसे संयुग्मित परिवार भी कहा जाता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं और बात करते हैं संयुक्त परिवार की या विस्तारित परिवार की। विस्तारित परिवार से यह तात्पर्य है कि जिसमें विवाहित जोड़ा अपने माता पिता के साथ, यानी हम कह सकते हैं ना कि कंबाइंड फैमिली, ज्वाइंट फैमिली आप कहते हो, तो वहां पर जो है वो माता पिता होंगे, दादा दादी होंगे और बच्चे होंगे और परिवार के अन्य सदस्य रिश्तेदार भी जो है वो साथ में रहते हैं। तो ये एक परिवार का एक बड़ा कॉन्सेप्ट है और यहाँ पर जो है ये पूरा का पूरा जो है वो कंबाइंडनेस की बात करेंगे हम, देखते हैं हम और समझते हैं हम कि वहाँ पर जो है वो परिवार के प्रत्येक सदस्य जो है वो साथ में रहते हैं और सभी का अपना अपना नज़रिया है, सभी का अपना अपना इम्पोर्टेंस है। परिवार का, एकल परिवार की अपनी महत्ता है, सामूहिक परिवार की अपनी महत्ता है। तो उसी तरह से ये परिवार के प्रकार में, संयुक्त परिवार में ये सारी चीज़ें जो है वो आता है। और ख़ास करके अगर हम भारत की बात करें, आप अपने देश की अगर बात करें तो अधिकांश परिवार जो है वो सामूहिक परिवार के ही प्रकृति के पाए जाते हैं अगर हम भारत की बात करें तो।
मातृ परिवार, यह भी परिवार के प्रकारों में से एक है। यह एक ऐसा परिवार है जहां मां परिवार की मुखिया होती है और इस परिवार के पारिवारिक जो जोड़े हैं वो परिवार के जो माता है उसके इर्द गिर्द ही रहते हैं। यानी ये जो विवाह के बाद जो है महिला के परिवार के साथ रहते हैं या फिर उसके आसपास रहते हैं। तो ये जो है वो मातृ परिवार का एक उदाहरण है, उसके एक प्रकार है। जब हम पतिव्रत परिवार की कहते हैं या पैतृक परिवार की बात करते हैं, इसे आप पैतृक परिवार भी कह सकते हैं, और यहाँ पर जो है वो पिता परिवार का मुखिया होता है। वहाँ माता परिवार की मुखिया होती है और यहाँ पर जो है वो पिता परिवार का मुखिया होता है। और इस परिवार के पारिवारिक जोड़े जो हैं वो कहीं ना कहीं पुरुष के परिवार के साथ रहते हैं या फिर उसके आसपास ही रहते हैं। यानी जो पुरुष का जो घर होता है या जो परिवार होता है उनके साथ रहते हैं या उनके आसपास ही ज़्यादातर रहते हैं। ये पतिव्रत परिवार या पैतृक परिवार में ऐसा देखने को मिलता है। उसके बाद फाइनल है सांप्रदायिक परिवार। इस प्रकार के परिवार में एक ही पूर्वज के वंशज, यानी एक ही पूर्वज के वंशज जो है वो एक साथ रहते हैं। यानी आप जो है वो नियर टर्म में जो आप कहते हो कि ये चाचा के का चाचा है या उनके चाचा हैं या पिता के पिताजी हैं, ये पूरे के पूरे जो भी वंशज हैं एक ही पूर्वज के सारे वंशज एक ही साथ रहते हैं, एक ही जगह पर रहते हैं, वो सांप्रदायिक परिवार जो है वो कहलाता है। और खास करके ये जब आप आदिवासियों की बात करें, आदिवासी परिवार की अगर हम बात करें तो ये ज़्यादातर जो है वो वहाँ पर देखने को मिलता है कि पूरा का पूरा गांव जो है वो एक ही वंशज का होता है। पूरा का पूरा जो संप्रदाय है वहाँ पर का वो पूरा का पूरा जो है वो कहीं ना कहीं एक ही वंशज से बिलोंग करते हैं। अब परिवार की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो वंशानुगत संबंध जो है वो ये है कि परिवार में संबंध आनुवांशिकता से एक दूसरे से संबंधित होते हैं और लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित किए जाते हैं। यानी परिवार की विशेषताएं, सबसे पहला विशेषताएं हैं कि वंशानुगत संबंध होता है उसमें, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जो है वो उनकी जो उनसे जो संबंधित आनुवंशिकता है या उनके जो कल्चर है, उनके जो गुण हैं वो एक से दूसरे में हस्तांतरित होते चले जाते हैं। उसके बाद हम बात करें आर्थिक कार्य, यानी आर्थिक कार्य में सबसे पहले जो है वो सहायता प्रदान करना परिवार का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है, जिसमें कि परिवार के सदस्य किसी भी आर्थिक गतिविधि में संलग्न होकर पैसा कमाते हैं। यानी पूरे परिवार का एक उत्तरदायित्व होता है, चाहे वो माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो या और कोई परिवार का सदस्य हो, उनका एक उत्तरदायित्व होता है कि आर्थिक स्थिति से अपने परिवार को हम स्ट्रांग रखें, मजबूत रखें, ताकि भरण पोषण जो है वो चलता रहे परिवार का। अब हम बात करते हैं विवाह की अनिवार्यता। प्रजनन करना मानव का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। परिवार की बात हम करते हैं तो प्रजनन कार्य जो है एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, यानी अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है, जिससे परिवार में वृद्धि होती है। क्योंकि परिवार की जब हम वृद्धि की बात करते हैं, जब परिवार में हम ग्रोथ की अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं 1 से 2, 2 से 4 होने के लिए आपको इस विवाह की अनिवार्यता को मानना पड़ेगा, तभी तो फिर आपका जो परिवार है वो धीरे धीरे जो है वो बड़ा होगा। क्योंकि हम भारत देश में रहते हैं, यहाँ की पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो इस तरह से जो है कहीं ना कहीं जो है वो प्रजनन के लिए एक रिस्ट्रिक्शन है कि आप कितने बच्चे को जन्म दे सकते हैं, उसका एक रिस्ट्रिक्शन है। हालांकि ये जो है वो कानून जो है ये मानता है कि आप अधिकतम जो है वो 2 बच्चे तक ही कर सकते हो। लेकिन जब अन्य देशों में अगर हम जाएं तो कहीं कहीं बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर जो है वो इसकी अनिवार्यता नहीं है, इसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब हम बात करते हैं कि एक परिवार के कार्य क्या क्या हो सकते हैं। तो विभिन्न परिचारकों द्वारा परिवार के कार्यों को विभाजित किया गया है और परिवार के जो कार्य हैं वो ये हैं कि मैकल्वर ने परिवार के कार्यों को 2 रूपों में विभाजित किया है। इन्होंने 2 रूपों में विभाजित किया है, पहला आवश्यक कार्य और दूसरा गैर आवश्यक कार्य। आवश्यक कार्य में जो है वो आएंगे आर्थिक कार्य, प्रजनन कार्य, शैक्षिक कार्य, यौन कार्य, ये सारे के सारे जो है वो आवश्यक कार्य के अंतर्गत आते हैं। और जब हम गैर आवश्यक कार्य या अनावश्यक कार्य की बात हम अगर करते हैं तो इसमें मनोरंजन का कार्य जो है वो गैर आवश्यक कार्य के अंतर्गत आता है। जो मनोरंजन का कार्य है वो परिवार का गैर आवश्यक कार्य के अंतर्गत आता है। ये मैकलेवर का शब्द है, ये मैकलेवर के अनुसार ये है। ऑकबर्न और निमकॉफ की अगर हम बात करें तो
परिवार के कार्य को प्रभावशाली आर्थिक, सुरक्षात्मक, धार्मिक, शैक्षिक और मनोरंजन के क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है। यानी ऑकबर्न और निमकॉफ ने जो है वो परिवार के कार्य को इस अलग अलग जो बिंदुएं आपको यहाँ पे दिख रहे हैं उसमें इन्होंने अलग अलग वर्गीकृत किया है। हंडबर्ग की अगर बात करें तो परिवार के कार्य को 4 भागों में विभाजित किया जाता है, अर्थात प्राथमिक समूह की संतुष्टि, सहयोग और भ्रम का विभाजन, बच्चों की देखभाल और प्रशिक्षण, यौन व्यवहार और प्रजनन का विनिमयन। तो ये जो है इन 4 भागों में हंडबर्ग ने परिवार को विभाजित किया है। अलग अलग विभाजन जो है वो अलग अलग दार्शनिकों के अनुसार या के अनुसार जो है ये आप परिवार के विभाजन को आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें एक विकास को, बाल विकास में कहाँ तक उचित है और क्यों इसको जानना उचित है, इसके पर अगर हम बात करें तो बाल विकास में परिवार का जो योगदान है इसमें यह दर्शाता है कि प्राकृतिक विकास उस परिवेश से प्रभावित होता है जिस परिवेश में वो बालक जन्म लेता है। उसी परिवेश से जो है वो प्राकृतिक विकास जो है वो बच्चे का प्रभावित होता है, और बच्चे जो है वो बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसके बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करवाने के लिए ये परम कर्तव्य किसका है? परिवार का है। और बच्चे का आहार हुआ, स्वच्छता हुआ, शारीरिक गतिविधि की देखभाल करना हुआ, ये सारे के सारे कारक जो है वो परिवार पे डिपेंड करते हैं कि वो कैसा माहौल दे रहा है घर में, कैसा इन्वायरमेंट वो दे रहा है, किस तरह के भोजन दे रहा है, क्या वो न्यूट्रियस फूड है कि नहीं, क्या वो पौष्टिक आहार वो दे पा रहा है कि नहीं, ताकि बालक का विकास जो है वो ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो सही तरीके से बालक का हो सके। तो इसमें जो है वो परिवार की जो है सबसे बड़ी भूमिका होती है, और इस तरह से बालक के विकास में परिवार की भूमिका अहम हो जाती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो माता पिता के जो वंशानुगत लक्षण और माता पिता की शिक्षा बच्चे के मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वो आप सभी जानते हैं कि कहीं ना कहीं जो वंशानुगत जो लक्षण है माता पिता के, वो बच्चों में हस्तांतरित होते हैं। तो बच्चों में जो हस्तांतरित होते हैं वो बच्चे का जो माहौल है या वो जो इन्वायरमेंट जो मिलेगा वो वंशानुगत के तौर पर जो मिलेगा वो तो मिलेगा ही मिलेगा, और साथ ही साथ जो परिवार का वातावरण है ये कहीं ना कहीं जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और घर के आसपास के जो वातावरण है जिसकी मैं अभी बात करता हूँ उस पर जो है वो ये प्रभाव डालता है। बच्चे परिवार के भीतर अपनी प्रारंभिक शिक्षा और प्रशिक्षण शुरू करते हैं। आप सभी जानते हैं कि माँ पहली शिक्षक होती है और परिवार पहला विद्यालय होता है किसी भी बच्चे का। तो वहाँ पर ही धीरे धीरे वह सीखता है। और शिक्षा कहने का मतलब लिखना पढ़ना से नहीं हुआ, बहुत सारे शिक्षा का बहुत बड़ा एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, वो आप सभी जानते हैं। और धीरे धीरे बच्चा जो है बालक परिवार में ही शिक्षित होता है, तत्पश्चात वो बाहर जाता है, समाज में जाता है, उसके बाद विद्यालय वो पहुँचता है, घर पे बहुत सारे लोग आने जाने शुरू कर देते हैं, उनसे वो बहुत कुछ सीखता है। तो धीरे धीरे ये विकास की जो है वो प्रक्रिया जो है वो चलती रहती है। परिवार ज्ञान, मूल्यों, दृष्टिकोण और प्रथाओं के प्रसारण के लिए एक आवश्यक वाहक के रूप में कार्य करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि जब ज्ञान की बात करें, मूल्यों की बात करें, दृष्टिकोणों की बात करें और परिवार या समाज की जो प्रथाएं हैं उसकी अगर हम बात करें तो इसमें जो है वो परिवार एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाहक के रूप में कार्य करता है। यह उन मूल्यों को हस्तांतरित करता है, एक के बाद एक दूसरे पीढ़ियों तक जो है वो हस्तांतरित करने का कार्य करता है। तो ये था परिवार की बात। और अब आप मुझे बताइए कि आपके नज़रिए में बच्चों के विकास में परिवार की क्या भूमिकाएं हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और यह ज़रूर सोचिए, थोड़ा पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए कि आपके नज़र में जो है वो परिवार की क्या भूमिकाएं हैं। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।